बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम हमने जो है वो लाइन इंटेग्रल को हमने स्टडी किया था और मैंने उसमें आगे आपको एक्सटेंशन बताई थी कि वो एक कंडीशन में ये था कि कर्व जो होती है वो डिपेंडेंट ऑन पाथ होती है। दूसरी कंडीशन में मैंने आपको बताया कि नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ, मीन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। और इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ जब हो तो उस केस में हम उसको कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। तो मैंने बताया था बेटा कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि किस फील्ड को हम बता सकते हैं डायरेक्टली कि कंजर्वेटिव फील्ड होगा। क्योंकि पेपर में जब आपको एक वेक्टर आएगा तो स्टूडेंट्स वहां पे आपसे सिंपली पूछा जाए, जैसे लाइक दिस ए वेक्टर लिखा हुआ है, पूछा जाए बताएं कि ये वेक्टर कंजर्वेटिव है या नहीं। तो उस केस में बच्चों आपको कुछ कंडीशंस पता होनी चाहिए कि जिन कंडीशंस पे कोई वेक्टर कंजर्वेटिव होता है। तो आज पहले मैं आपसे कुछ कंडीशंस को डिस्कस करूंगा कि जिसको आप चेक करते हुए आप बता सको कि आइदर दिस वेक्टर ए इज कंजर्वेटिव और नॉट। समरी: the results on the line integral can be summarized as follows: if the vector field A is conservative then all of the following statements are equal। मीन वो कह रहा है कि नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो सारी की सारी इक्वल होंगी उस केस में कि अगर हमारे पास ये ए वेक्टर कंजर्वेटिव है। डेट इज एनी वन ऑफ देम इम्प्लाइज ईच ऑफ द अदर। ठीक है, तो पहली कंडीशन वो ये कहता है कंजर्वेटिव में क्या होती है कि P1 P2, मतलब कहने का कि स्टूडेंट्स हमारे पास अगर कोई भी पाथ है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है, से मैं कहता हूँ ये रीजन आर है, इसके अंदर मैंने एक छोटा सा एरिया लिया, मतलब मैं कहता हूँ कि ये एक पॉइंट मेरे पास P1 है और दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स मेरे पास ये एक P2 पॉइंट है। अब मैंने P2 तक जाना है तो मेरे पास दो तीन रास्ते हैं। एक तो रास्ता मेरे पास ये है कि मैं यहाँ से ऐसे मूव कर जाऊँ, इसको मैं C1 पाथ कहता हूँ। दूसरा मेरे पास स्टूडेंट्स पाथ है कि एक मैं यहाँ से यूज़ कर लूँ, C2 पाथ है। और थर्ड मेरे पास ये C3 पाथ है। तो मैंने P1 से P2 तक जाना है तो स्टूडेंट्स मेरे पास तीन पाथ हैं। एक कर्व C1 यूज़ कर लूँ तब भी मैं अपना रास्ता अपने टारगेट पे जा सकता हूँ। अगर मैं C2 कर्व यूज़ कर लूँ तब भी मैं अपने टारगेट पे जा सकता हूँ। अगर C3 कर्व यूज़ कर लूँ तब भी अपने मैं टारगेट पे जा सकता हूँ। तो इन तीनों केस में हमारे पास अगर आप C1 यूज़ करें, C2 यूज़ करें, C3 कर्व यूज़ करें तो आपका स्टूडेंट्स जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो ये मैंने रीजन लिया हुआ है ये पहले से मैंने डिफाइन कर दिया कि वो कंजर्वेटिव है। अब स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा था P1 टू P2 A डॉट डी आर, फर्स्ट इंटेग्रल ले रहे हैं हम, लाइन इंटेग्रल ले रहे हैं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। मतलब जब हम कंजर्वेटिव फील्ड की बात करते हैं तो P1 टू P2 ये जब इंटेग्रल सॉल्व करते हैं वो डिपेंड नहीं करता पाथ पे। मतलब आप ये चूज करो, ये चूज करो, ये चूज करो, ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। दूसरे केस में बच्चों ये है कि जब कंजर्वेटिव फील्ड होगा तो उसमें दूसरी कंडीशन भी लाजमी होल्ड करेगी। वो ये होगा कि आप जब ए डॉट डी आर लोगे और जर्नल आप इंटेग्रल लोगे, ठीक है, कोई भी कर्व यूज करते हुए अराउंड ऑल क्लोज्ड पाथ, मतलब कहने का कि अभी जो मैंने बात की थी C1 C2 और C3 की, वो सारे के सारे बच्चों क्लोज्ड पाथ में मेरे पास जो आंसर आएगा वो बेटा जीरो आएगा इंटेग्रल का। ठीक है, अगर मेरे पास पाथ क्लोज्ड हो जाए, जैसे मैंने अभी बताया बेटा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से देखें, मैं दोबारा से बनाता हूँ, ये मेरे पास पॉइंट P1 है, ये पॉइंट मेरे पास P2 है। अगर बच्चों मैंने सिंपली ये पाथ यूज किया C1, यहां से यहां तक गया,
तो बच्चों मेरे पास ये पाथ क्लोज नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर मैं ऐसे करता हूँ P1 से जाता हूँ P2 पे, फिर P2 से जाता हूँ दोबारा से P1 पे, अब मेरे पास पाथ क्लोज हो गया, मतलब मैंने रास्ता टोटली बंद कर दिया। पहले रास्ते में क्या था, मैं सिंपली P1 टू P2 गया था, ठीक है। लेकिन अब जो बात कर रहा हूँ वो कह रहा हूँ कि अगर मैं टोटल बंद कर दूं पाथ को, तो देन हमारे पास उसका आंसर 0 बनना चाहिए, ठीक है। ये किस केस में बात कर रहा हूँ, अगर वो कंजर्वेटिव हुआ, ठीक है, रीजन, तो हमारे पास उसमें ये आंसर इक्वल टू 0 लाजमी बनेगा क्लोज पाथ के लिए। थर्ड केस है बेटा, हमारे पास अगर मैं उसका नेबुला फाइल हूं, मतलब मेरे पास जो ए वेक्टर है, जो शुरू में ए वेक्टर है बेटा, ये वाला ए वेक्टर जो जर्नल बात की हुई है, ठीक है, उसका मैं ए वेक्टर को मैं कैसे लिखूं, मैं नेबुला फाई लिख सकूं। मीन कहने का, वेयर फाई इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन इज नोन एज स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। मीन कहने का कि मेरे पास जब कंजर्वेटिव फील्ड होगा तो वहां पे ये कंडीशन होल्ड करेगी। मीन अगर आप नेबुला लो फाई का, ठीक है, तो वहां से आपके पास गिवन जो ए वेक्टर था वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ केस में बेटा आप कह सकते हो नेबुला क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। मीन आप सिंपली अगर नेबुला क्रॉस ए लो, जो ए गिवन वेक्टर था, तो कंजर्वेटिव फील्ड में ये आंसर 0 के इक्वल लाजमी आएगा। अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो आप समझोगे कि वो कंजर्वेटिव फील्ड नहीं था, ए कंजर्वेटिव फील्ड में नहीं था। फिफ्थ केस है ए डॉट डी आर लो, मतलब सिंपल डॉट पर लो, तो a1 dx, a2 dy, a3 dz आएगा, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो वो आंसर जो होगा वो एग्जैक्ट होगा, ठीक है। तो ये 5 कंडीशंस जो होती है ना, वो हर कंजर्वेटिव फील्ड के लिए होल्ड करती हैं। अब आपसे पेपर में एमसीक्यूज में कह दिया जाए कि जी बताएं ये ए वेक्टर है एक, तो आप बताएं कि इस ए वेक्टर के लिए फील्ड क्या कंजर्वेटिव है या नहीं। मैंने एग्जांपल 5 में से ही ये ए वेक्टर ले लिया है। हमें वैसे बाय द वे पता है कि एग्जांपल 5 में जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाई थी, वहां पे फील्ड कंजर्वेटिव ही है, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, उसने कहा हुआ था वहां पे। तो अब मुझे पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, सिंपली ये वेक्टर दिया जाता है और पूछा जाता है जी बताएं ये वेक्टर जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड में है या नहीं। तो हमें इसको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, ऊपर वाली 5 कंडीशन में से जौन सी मर्जी कंडीशन अप्लाई कर लें। मुझे ज्यादा आसान ये लगी कंडीशन, नेबुला क्रॉस ए, मैंने ये कंडीशन यूज की 0 के इक्वल। आई जे के नेबुला की वैल्यू यहाँ पे क्या है, क्योंकि आई जे के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स, पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई और पार्शियल ऑफ पार्शियल जेड यूज होगा। अब ए मेरे पास क्या था, आई, उसका कंपोनेंट आ जाएगा 2x y², और जे मेरे पास क्या है, इसका कंपोनेंट 2 इंटू एक्स स्क्र वाई प्लस वाई आ जाएगा, और जेड हमारे पास के है, 0 है, के हमारे पास 0 है। तो इसको बच्चों जब हम सॉल्व करते हैं, जब इसको फर्स्ट ओपन करेंगे तो हमारे पास ये क्रिएट हो जाएगा, जब जे को लेंगे माइनस का ये क्रिएट हो जाएगा, जब के को लेंगे तो बेटा हमारे पास ये और फिर माइनस का ये क्रिएट हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लें तो बेटा जेड के रिस्पेक्ट कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, इसको जेड के रिस्पेक्ट लिखें ये भी 0 आ जाएगा, फिर के ऐसे ही। अब एक्स के रिस्पेक्ट देखते हैं तो 2 2 4 एक्स वाई प्लस 0, ठीक है, माइनस फिर वाई के रिस्पेक्ट देखें तो 4xy आ जाएगा। अब बच्चों अगर हम जब इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ये 4xy माइनस 4xy से बेटा हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिंपली इंटू के, तो जब वैल्यूज आमने सामने कैंसिल होती है तो आंसर क्या आ जाता है, 0। तो अब इससे हमें पता चल जाता है कि नेबुला क्रॉस ए, इसका आंसर 0 के इक्वल बन गया। तो मैं कह सकता हूँ हेंस वी कैन से दैट ए इज कंजर्वेटिव, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास कोई भी वेक्टर ए आए तो आपके लिए जौन सी सूटेबल कंडीशन हो, नेबुला क्रॉस ए निकालना है आपने, ये एग्जैक्ट सोल्यूशन देखना है आपने, पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करना है आपने, या आपने डॉट प्रोडक्ट लेके इंटीग्रेशन लेनी है, या सिंपली आप चेक करना चाहते हो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, तो सभी केस पे वो फील्ड ए वेक्टर जो है वो चेक करके बता सकते हो कि कंजर्वेटिव है या नहीं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये कंडीशन समझ आ गई होगी। ये प्रीवियस लेक्चर की कुछ बेसिक कंडीशन थी जो बताना ज़रूरी थी, मैंने वो बता दी आपको। नेक्स्ट है बच्चों, जो टॉपिक आ रहा है वो नॉर्मल सरफेस इंटेग्रल आ रहा है। अभी हमारा जो लाइन इंटेग्रल था प्रीवियस चैप्टर में स्टूडेंट्स, वो हमारे पास खत्म हो चुका है टॉपिक। अब नेक्स्ट है नॉर्मल सरफेस इंटेग्रल। वो क्या होता है, लेट एस बी अ सरफेस ओपन आर क्लोज्ड। अब वो कहते हैं फर्ज करें कि एस हमारे पास कोई सरफेस है, वो या तो ओपन होगी या फिर वो क्लोज होगी, एंड ए हमारे पास यहाँ वेक्टर दिया हुआ है, अब वेक्टर पॉइंट फंक्शन
विच इज डिफाइंड एंड कंटिन्यूस ओवर एस। स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल सरफेस इंटेग्रल, ये हम वैसे ही टॉपिक पढ़ेंगे जैसे मैंने आपको 2 लेक्चर पहले मैंने आपको लाइन इंटेग्रल का जनरल टॉपिक पढ़ाया था। मतलब जब चैप्टर स्टार्ट किया था लाइन इंटेग्रल वाले का, इसी चैप्टर का, तो स्टार्ट में मैंने लाइन इंटेग्रल स्टार्ट करवाया था। तो जिस तरह उसकी थ्योरी पढ़ी थी वैसे ही थ्योरी इसकी है, मतलब जैसी वर्किंग हमने उसके लिए की थी वैसे ही वर्किंग इसके लिए करनी है। बस स्लाइटली डिफरेंस ये होगा कि वहां पे लाइन थी, यहाँ पे सरफेस है। तो बच्चों, हमने सबसे पहले कहा कि हमारे पास एक सरफेस ऐसे, देखें ये मैंने एक सरफेस ऐसे ड्रॉ की है, ठीक है बेटा। ये मैं थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन की तरफ लेके जाता हूँ। थोड़ा सा आप जरा नोट करें कि आपके पास फर्ज करें कि एक फुटबॉल है, ठीक है, जस्ट लाइक अ फुटबॉल। मैं कहता हूँ देखें, ये देखें, अभी मेरे पास फिजिकली तो नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ से आप इसको समझें कि आपके पास, चलिए यहीं पे दिखा देता हूँ। से आपके पास ये फुटबॉल है। फुटबॉल आपको पता है वो 3D में होगा, ऐसे ही होगा ना। अब इस फुटबॉल के लिए जो इसकी बाहर वाली चीज होगी ना सारी, उसको हम स्टूडेंट्स हम एस बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? एस, जिसको उसने सरफेस बोला हुआ है। ये उसने सिर्फ इमेजिनेशन की हुई है इसके लिए, ठीक है। उसने सिंपली यहाँ पे इमेजिनेशन की हुई है, उसने कहा हुआ है कि ये सरफेस एस है। तो मैंने बता दिया कि ये फुटबॉल की तरह इसकी बाहर वाली सरफेस सारी एस है। अब स्टूडेंट्स वो ये कहता है कि इस सरफेस एस की जो बाहर की तरफ है ये, तो बाहर की तरफ वो कहता है हमने सिर्फ यूज करनी, मतलब हमने अंदर वाली सरफेस यूज नहीं करनी, जो मैंने बाहर की तरफ सारे निशान शो करवाए हैं वो मैंने बाहर वाली सरफेस शो करनी है, चेक करनी है। उसने भी हमें यही कहा है। और वो बाहर वाली सरफेस जो ऊपर वाली सरफेस है फुटबॉल के ऊपर वाली साइड, उसके लिए वो कहता है कि हम पॉजिटिव यूज करते हैं। मतलब जो ऊपर वाली साइड होती है ना, हम लेट करते हैं कि हम ऊपर वाली साइड को पॉजिटिव कहते हैं, और नीचे वाली साइड को, मतलब जो अंदर वाली साइड है, उसको हम नेगेटिव कहते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे ऊपर वाली साइड यूज कर रहे हैं, इस वजह से मैंने इसको पॉजिटिव कह दिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक वेक्टर ए ड्रॉ करता हूँ, जिस तरह उसने ये एक वेक्टर ए ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस सारी की सारी फुटबॉल की जो सरफेस है बाहर वाली, इसका मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसका मैं इसमें एरिया भी चेक करना चाहता हूँ मैं, या फिर इसको मैं वॉल्यूम भी चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि डबल इंटीग्रल का मीनिंग मैंने प्रीवियस बताया था आपको। जनरल डबल इंटीग्रल का मीनिंग मैंने बताया था कि वॉल्यूम चेक करने के लिए हम निकालते हैं अंडर 3D प्लेन। तो ये 3D में है ना, तो उसके लिए फिर मुझे, मैं क्या करता हूँ, अब सारे के ऊपर मैथ के अंदर आपको पता है कि कोई चीज सारे के ऊपर अप्लाई नहीं करते, हम एक स्पेसिफिक पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है। मैंने फर्ज करें यहाँ पे एक स्पेसिफिक पोर्शन ले लिया, से मैंने यहां से ये स्पेसिफिक पोर्शन ले लिया, ये स्पेसिफिक पोर्शन ले लिया, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर। ये आपको मैं इधर इस वजह से दिखा रहा हूं कि शायद आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। अब यहाँ पे उसने सिर्फ एक सरफेस ली है, और सरफेस के अंदर वाली साइड पे उसने स्पेसिफिक पोर्शन ली है। बच्चों, अगर हम समझे ना कि ये हमारे पास सरफेस है, तो सरफेस के पीछे वाली साइड जो है ना, मतलब बाहर वाली साइड दूसरी तरफ जो इस पे ड्रॉ नहीं कर सकते, वहां पे उसने एक ये ले लिया, एक एरिया सरफेस ले ली थोड़ी सी, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर ली उसके ऊपर, ठीक है। अब इसके ऊपर वो एक पॉइंट लेता है, इस जो मैंने सरफेस लेट की है, से मैं यहां पे एक पॉइंट लेट करता हूं, जैसे उसने लेट किया हुआ है एक पॉइंट पी के, ठीक है। अब जो पी के बच्चों मैंने पॉइंट लेट किया है यहाँ पे, अब जो मैंने बच्चों यहाँ पे पी के पॉइंट लेट किया है, इसके लिए मैं इसी पॉइंट पे वेक्टर ए ड्रॉ करता हूं, ठीक है। से ये ए के वेक्टर है। के इस वजह से ड्रॉ किया क्योंकि पी के नाम दिया था पॉइंट का, क्योंकि इस सरफेस के ऊपर ढेरों पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, मैंने जनरल बात की पी के, ठीक है, मतलब समझ लें P1 पॉइंट है या पी के पॉइंट है, उस के के ऊपर पॉइंट वेक्टर ड्रॉ किया ए वेक्टर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अब इसके ऊपर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ एक नॉर्मल वेक्टर भी। आपको पता है जब हम इंटीग्रेशन, जब हम बात करते हैं सरफेस के अंदर, तो आपको पता है कि इस पॉइंट के ऊपर एक और वेक्टर होगा, वो होता है नॉर्मल वेक्टर्स, ठीक है।
जिसको एन के से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि पी के ऊपर पॉइंट बात कर रहे हैं ना, तो इस वजह से जो नॉर्मल वेक्टर आएगा वो भी के होगा, ठीक है, और जो इसके ऊपर होगा वो टेंजेंट वेक्टर होगा जिसको ए के बोला हुआ है। लेकिन यहाँ पे टेंजेंट की बात नहीं कर रहा मैं, सिंपली ए वेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये ए वेक्टर है, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ी सी एक्चुअल में दिखाने की कोशिश की है। ये पहले उसने सिंपल दिखाया है, और फिर उसने ये जो छोटी सी ये जो बड़ी सी सर्विस बनाई थी ना, उसने यहाँ पे ऐसे लाइन लगाई हुई थी एस, अब उसको उसने ऐसे बड़ा सा सर्कल बना दिया एस के लिए, और उसके सरफेस के बाहर की तरफ ये उसने लेट किया हुआ है। ये दोनों फिगर्स सेम है। यहाँ पे उसने हाफ सी फिगर यूज की हुई थी, यहाँ पे उसने फुल सरफेस बना दी है। और सरफेस के ऊपर जैसे मैंने बाहर करके पॉइंट लिया ना, ऐसे उसने पॉइंट पी के लिया हुआ है, उसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया और साथ एक वेक्टर ए के ड्रॉ किया हुआ है। अब जो ये जगह उसने चूज की है ना, इस जगह को उसने कहा हुआ है स्टूडेंट्स डेल्टा एस के। आपको याद होगा कि जब आपने लाइन इंटेग्रल में बात की थी, तो आपने भी वहां पे एक पॉइंट सिलेक्ट किया था उस पूरी कर्व के ऊपर। जैसे मैंने ये कर्व ली थी ना, वहां पे मैंने बोला था कि ये ए पॉइंट है, इससे लेके बी पॉइंट तक जाना है, और हमने ये नॉट लेट किया इसको पी नॉट, फिर हमने कहा पी वन, फिर हमने कहा पी टू, फिर हमने कहा यहाँ पे पी के माइनस वन, फिर मैंने बोला पी के, ठीक है, फिर अप टू सोन बोला मैंने पी एन माइनस वन, फिर एंड पे बोला पी एन बी को बोला, इस तरह चूज किया था। और वहां पे मैंने एक स्पेसिफिक एरिया चूज किया था, ये पी के वाला ऐसे, ठीक है, और उसके लिए मैंने यूज किया था डेल्टा एस के, इस एरिया को बोला था। और जो पॉइंट्स मैंने यूज किए थे वो इसके लिए वर्किंग की थी, इतने एरिया पे वर्किंग की थी। और फिर मैंने सारी इस वर्किंग को जो इतने एरिया पे की थी सारी पे अप्लाई कर दिया था बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन का काम ये होता है फर्स्ट इंटेग्रल में कि आप जब एक सिंपली छोटे से रीजन पे काम करते हो और वही काम जारी बात है सारों के ऊपर होना है, तो हम इस छोटे से जगह की इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो इससे फिर हमें सारे के सारे पूरी लाइन ए से बी तक वर्किंग पता चल जाती है कि क्या वर्किंग हो रही है, क्या रिजल्ट आता है। तो इसी तरह बेटा सरफेस के अंदर हम जो बात करेंगे तो डबल इंटेग्रल की बात करेंगे। अब इस पूरी सरफेस पे काम करने की बजाय मैंने कहा कि मैं एक छोटा सा एरिया लेता हूँ, छोटी सी पॉइंट लेता हूँ, मैं सरफेस लेता हूँ पूरी सरफेस के ऊपर, उसको मैंने नाम दे दिया डेल्टा एस के। उसके ऊपर उसको नाम पॉइंट का दे दिया, जिस पॉइंट पे काम कर रहा हूँ पी के, उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया एन के, और उस पर जो वेक्टर होगा वो ए के ड्रॉ होगा, ठीक है। और बाहर वाली साइड पे वर्किंग कर रहा हूँ तो उसमें से बाहर वाली साइड को पॉजिटिव लेंगे हम, ठीक है। अब जब मैं इस इतनी एलिमेंट का रिजल्ट निकाल लूंगा, तो फिर मैं इस इतने एलिमेंट के रिजल्ट को डबल इंटेग्रल लूंगा, तो मेरे पास पूरे के पूरे सरफेस का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मतलब डायरेक्ट मैं सारे के सारे सर्फेस का रिजल्ट नहीं निकाल सकता, मैं काम सिर्फ एक एलिमेंट पे करता हूं, और उस एलिमेंट की बाद में डबल इंटेग्रल ले लूंगा तो मेरे पास पूरे के पूरे सरफेस का रिजल्ट आ जाएगा। इधर मैंने लाइन में जब किया तो मैंने एक एलिमेंट लिया कर्व के ऊपर जिसको डेल्टा एस के कहा, फिर मैंने इसके ऊपर जब वर्किंग कंप्लीट कर ली तो उसके बाद मैंने बोला कि मैं इस सारे का फर्स्ट इंटेग्रल लूंगा तो मैं पूरी की पूरी कर्व का फाइंड कर सकूंगा उसका रिजल्ट क्या आता है। तो इसी तरह यहाँ पे डबल इंटेग्रल लेंगे। उम्मीद है कि बच्चों थोड़ी सी आपको बात अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ये डायग्राम दोनों सेम है, ये मैंने एक्चुअल डायग्राम बनाने की कोशिश की। अब जिस तरह वहां पे हमने बात की थी, वहां पे बेटा हमने रिजल्ट निकाला था लाइन के अंदर, हमने ऐसे किया था ना कि समीशन जब इतने के लिए की, मैंने इतने के लिए वर्किंग की थी तो वो हमारे पास आई थी ए वेक्टर ए के, उसके बाद डॉट, फिर हमारे पास आया था यहाँ पे एन के डेल्टा एस के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास नॉर्मल मुझे लगता है ड्रॉ किया था हमने, जब तक मेरा ख्याल है। मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे हमने जब बात की थी तो उस पे हमने ड्रॉ किया था टी, क्योंकि वहां पे सिर्फ टेंजेंट था ना। जब सरफेस के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल भी आएगा, ठीक है। सरफेस पे जब बात करेंगे स्टूडेंट्स तो नॉर्मल आएगा। जब टेंजेंट, जब हम कर्व पे बात की थी तो वहां पे हमारे पास जो है वो टेंजेंट आया था, मतलब एन के की बजाय यहाँ पे टी आया था, टी के आया था, क्योंकि यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया था बाहर की तरफ, ठीक है। तो अब सरफेस के लिए क्या करेंगे, अच्छा फिर हमने बेटा जब इसको यूज किया ए वेक्टर ए के टी के डेल्टा डेल्टा एस के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने के वन टू एन तक, ठीक है। तो ये मैंने फाइंड किया रिजल्ट इस सारे के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाके मैंने उसकी इंटीग्रेशन ले ली, ठीक है। इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स मैंने ली यहाँ पे जाके, तो वो आ जाएगा ए के डॉट
ds आ गया, मतलब इस सारे को हमने ds का नाम दे दिया था। अब इसके लिए क्या होगा, सरफेस के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके लिए भी सिमिलर यही होगा, डेल्टा सिग्मा k1 to n, यहाँ पे लिखेंगे ए के। उसके बाद बच्चों ये एन की जगह के की टी की जगह पे, क्योंकि इसमें टेंजेंट था इसमें नॉर्मल है, तो यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा एन के, ठीक है। और साथ इसके साथ डेल्टा एस था यहाँ पे एरिया का, तो वो डेल्टा एस आ जाएगा एस के। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जब इसके लिए, तो नेक्स्ट स्टेप में जब बेटा देखेंगे हम, तो ये जब होल पे जब अप्लाई करूंगा तो उसके लिए बच्चों हमारे पास ये चीज क्रिएट हो जाएगी, वो हो जाएगा डबल इंटेग्रल, ठीक है, एस ए डॉट डी एस, ये चीज क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह करके ये वर्किंग क्रिएट होगी। होपफुली बेटा आपको ये वर्किंग समझ आ गई होगी। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको देखते हैं आगे। मैं उसी को जैसे मैंने अभी बताई वर्किंग सारी की सारी, वैसे ही वर्किंग अब इधर होगी। मैं सारी रीड करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी, जो मैंने पहले बातें बता दी हैं वो सारी की सारी वही बातें। लेट एस बी अ सरफेस ओपन और क्लोज्ड एंड ए वेक्टर उसने लिया अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन विच इज डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस ओवर एस। लेट वन साइड ऑफ एस बी टेकन आर्बिट्रेरी एज पॉजिटिव साइड, एंड उसने बता दिया साथ इफ एस इज क्लोज्ड सरफेस दिस इज टेकन एज आउटर साइड, ठीक है। अब देखिए बच्चों मैंने भी बताई थी कि बात ये आउटर साइड जो है वो पॉजिटिव लेनी है, जैसे यहाँ पे भी आउटर साइड वो पॉजिटिव है और हमने वर्किंग भी आउटर साइड पे करनी है। सब डिवाइड द सरफेस एस इनटू एन एलिमेंट्स ऑफ द एरिया। अब वो कहता है कि इस सरफेस एस को आपने जो बाहर वाली ली है यहाँ पे या ऐसे ली हुई है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम करना है। मैंने वहां पे एक पार्ट ही कंसिडर किया था, तो अब उस तरह जिस तरह मैंने छोटे छोटे पार्ट बनाए थे वैसे ही आप पूरी सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पार्ट बना लो, ठीक है। तो वो क्या बनेंगे, डेल्टा एस के, वो के अगर 1 पुट करेंगे तो पहला पार्ट आ जाएगा, के 2 पुट करेंगे तो दूसरा पार्ट आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो तीसरा पार्ट आ जाएगा, इसी तरह एन पुट करेंगे तो nth पार्ट आ जाएगा। तो उसके बाद बच्चों फिर लेट पी के इंटू एक्स के कोमा वाई के जेड के, जर्नल पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे पी के पॉइंट लिया था ना, जर्नल पॉइंट को कोई भी पॉइंट ऐसे हो सकता है, तो वैसे मैंने ले लिया यहाँ पे। बी एनी पॉइंट ऑन ईच एलिमेंट सरफेस एलिमेंट डेल्टा एस के, डिफाइन, अब ये एलिमेंट को हमने ए के का नाम दे दिया वेक्टर का। लेट एन के बी पॉजिटिव और आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल टू डेल्टा एस के एट पॉइंट पी के एज शोन इन फिगर। वही बात के जो पॉइंट आपने कंसीडर किया है, जैसे ये पॉइंट कंसीडर किया है, तो इस पॉइंट के ऊपर पी के ऊपर एन के यूनिट वेक्टर होगा आउटसाइड की तरफ, ठीक है, सरफेस के ऊपर, और उस एलिमेंट को आप डेल्टा एस के बोलोगे, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ए के एट पी के विद सरफेस एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एंड द फॉर्म ऑफ द सम, ये क्रिएट हो जाएगा। वो कहते हैं हमने अगर एक एलिमेंट पे काम किया तो हमारे पास ये बनेगा ए के डॉट एन के डेल्टा एस के। जब हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, जिसमें हमने बात की थी स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं इसको, लाइन के ऊपर, तो वहां पे हमारे पास क्या क्रिएट हुआ था, वहां पे एलिमेंट हमारे पास क्रिएट हुआ था ए के डॉट, वहां पे टेंजेंट था टी के डी डेल्टा एस था, ठीक है। तो अब ये बेटा बात जो होती है ना एक एलिमेंट के लिए होती है, ठीक है। अगर हम साथ इसके सम लगा देते हैं तो के 1 to n तक, तो इसका मीनिंग जो है वो सारे के सारे के लिए हो जाता है, सारी सरफेस के लिए हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बात की मैंने, ये प्रीवियस लेक्चर में बात की थी टी के फर्स्ट इंटेग्रल के लिए, टेंजेंट जब होगा तो वहां पे फर्स्ट इंटेग्रल अंडरस्टैंड करेंगे हम। और अगर यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल आ जाए तो फिर हम समझेंगे कि ये सरफेस के ऊपर काम हो रहा है डबल इंटेग्रल पे। तो वही बात जिस तरह प्रीवियस लिखी थी हमने कि नाउ टेक द लिमिट ऑफ दिस लिमिट सम एज n goes to infinity in such a way that delta sk goes to 0, this limit if it exists called normal surface integral of a over s and it is denoted as, तो उसको हम a के ऊपर होगा, उसको डिनोटेड कैसे करेंगे कि ये जो आपके पास सम था ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा डबल इंटेग्रल में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n आ रहा था नॉर्मल में, अगर यहाँ पे होता टेंजेंट होता तो then सिंगल इंटेग्रल में कन्वर्ट होना था। अब a के जो था अब स्पेसिफिक लिख दिया हमने, तो ए आ गया डॉट, आगे एन जो था अब उसको भी स्पेसिफिक कर दिया, एन हो गया और डी एस हो गया। डेल्टा एस तो होता है हमारे पास जब सम यूज करें, तो जब हम इंटीग्रल यूज कर लें तो वहां पे फिर डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा ये भी पॉइंट बात ध्यान में रखिएगा, जब सिग्मा होता है तो डेल्टा यूज होगा, और जब हमारे पास इंटीग्रेशन यूज होगी तो हमारे पास डी में कन्वर्ट हो जाएगा ये सिग्मा, ये सॉरी डेल्टा।
बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। अब बेटा डेफिनेशन ऑफ वेक्टर की क्या है कि जो नॉर्मल वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, नॉर्मल वेक्टर का बेटा जब हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वो कैसे निकलता है कि जो वेक्टर होता है डी एस, ठीक है, उसी का मैग्नीट्यूड आ जाता है। यही हमने पढ़ा है ना कि यूनिट वेक्टर की जब हम की डेफिनेशन क्या होती है कि जो वेक्टर होता है उसी का मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो एन यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू डी एस ओवर डी एस का मैग्नीट्यूड। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन यूनिट वेक्टर डी एस आ जाएगा इंटू डी एस आ जाएगा, ठीक है ना। तो डी एस क्या है, इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये नीचे वाला डी एस क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड हुज डायरेक्शन इज ऑफ एन यूनिट वेक्टर, मतलब जिस तरह की डायरेक्शन एन की है वैसे ही डी एस की होगी, ठीक है। तो देन दी अबव इंटीग्रल कैन बी रिटन एज, अब ये इंटीग्रल जो है डबल इंटीग्रल ए डॉट एन डी एस जो था, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच्चों आ जाएगा, ये एन डी एस की जगह पे हमारे पास सिंपली डी एस आ जाएगा वेक्टर में। एन यूनिट वेक्टर इंटू डी एस था, ये बेटा यहाँ पे मैग्नीट्यूड में था। मैग्नीट्यूड को ऐसे लाइनें दो लगा के नीचे बार लगा दें तब भी मैग्नीट्यूड को शो करते हैं, सिंपली आप शो कर दें तो तब भी मैग्नीट्यूड है। तो ये चीज बेटा इक्वल हो जाएगी डी एस वैक्टर के। तो यहाँ पे लिख दिया एन यूनिट वेक्टर डी एस इक्वल टू डी एस वैक्टर, ठीक है। लेकिन जब हमने लाइन इंटीग्रल में बात की तो वहां पे हमने जो टेंजेंट की बात की थी बच्चों, वो टेंजेंट का इस तरह यूज किया था कि टी के जो यूज हुआ था वो हुआ था डी आर वेक्टर ओवर डी एस मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था कि डी एस टी के, वो हमारे पास बच्चों क्रिएट हुई थी वहां से डी आर, हमने वहां पे ये रिलेशन यूज किया था। लेकिन यहाँ पे सरफेस की वजह से हम यहाँ पे डी एस यूज करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बच्चों ये बात रिमाइंड हो गई होगी और समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, इसको नाम हमने दे दिया क्वेश्चन नंबर, पहले वाले को नाम 1 का दिया, इसको नाम 2 का दे दिया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, दिस सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड ए इज कॉल्ड फ्लक्स ऑफ ए थ्रू एस। द अदर फॉर्म्स ऑफ सरफेस इंटीग्रल, जिस तरह वहां पे हमने बात की थी लाइन इंटीग्रल में, तो बच्चों वहां पे अदर फॉर्म्स हमने सेपरेट हेडिंग दे के लिखा था कि सिंगल इंटीग्रल फाई डी एस। तो वहां पे हमने फिर उसके बाद एक ये लिखी, फिर उसके बाद हमने क्रॉस में एक लिखी थी सिंगल इंटीग्रल ए क्रॉस डी एस लाइन इंटीग्रल में। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि सरफेस इंटीग्रल में बात कर रहे हैं तो फिर डबल इंटीग्रल आ जाएगा, बाकी सारी चीज सेम रहेगी, डबल इंटीग्रल बाकी सारी चीज सेम। यहाँ से सिर्फ डॉट को क्रॉस कर दिया, एक बार फाई लगा दिया। फाई इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन इफ एस इज क्लोज सरफेस, द सरफेस इंटीग्रल वी कैन राइट। और वहां पे हमने देखा था जब क्लोज इंटीग्रल में प्रॉपर्टीज में जब फर्स्ट इंटीग्रल की, तो वैसे इधर लिखना है। इधर उसने हेडिंग लैदा से बना के नहीं दी बल्कि वहां पे उसने लैदा से बना के दी थी, तो वही डबल इंटीग्रल ए डॉट डी एस वही चीज आ गई। फिर यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल इसको भी लिख सकते हैं और क्लोज इंटीग्रल इसको भी लिख सकते हैं। पहले उसने इसको क्लोज इंटीग्रल में लिखा, फिर उसने इसको लिखा, इसको लिखा, मतलब तीनों को लिख सकते हैं। इंटीग्रल दैट इन्वॉल्व द डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट डी एस आर कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। नोट में बच्चों बात में रखनी है, इफ ए रिप्रेजेंट द फ्लूइड वेलोसिटी, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। अगर ए वेक्टर बेटा फ्लूइड वेलोसिटी को शो करता है, देन जो इंटीग्रल 2 है, ये जो इंटीग्रल 2 है, represent the net amount of fluid crossing the surface in unit times. The same formula represent, अब यही फॉर्मूला बेटा रिप्रेजेंट करता है करंट फ्लो को भी करता है। अगर किसी वायर में से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम मैग्नीट्यूड बताना हो फ्लक्स का तब भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। जब हमने फ्लो ऑफ हीट बतानी होगी, कितनी हीट पास कर रही है वायर में से या किसी भी सरफेस में से, तो तब भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। उम्मीद है बच्चों बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ द सरफेस इंटीग्रल, जिस तरह हमने लाइन इंटीग्रल की पढ़ी थी, वही बात कि ए डॉट डी एस, ठीक है, वहां पे ए डॉट जो था लाइन इंटीग्रल में भी वैसे ही था कि, लेकिन वहां पे डबल इंटीग्रल को उन्होंने सिंगल इंटीग्रल में बच्चों लिखा हुआ था, ठीक है। ये हमने लाइन इंटीग्रल में बात को स्टडी किया था। अब यहाँ पे क्योंकि डबल इंटीग्रल है तो फिर हम वही बातें सरफेस में कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब जब प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी लाइन इंटीग्रल की, तो यहाँ पे बेटा डी एस की बजाय यहाँ पे सिंपली डी आर आ रहा था, मतलब के ए डॉट डी आर, क्योंकि वहां पे हमने पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट बात की थी, आर के रिस्पेक्ट, स्मॉल आर के रिस्पेक्ट, यहाँ पे डी एस के रिस्पेक्ट बात कर रहे हैं। तो वहां पे सिंगल इंटीग्रल था, यहाँ पे डबल इंटीग्रल, मतलब सिंपली जो फर्क आ रहा है बेटा वो डी आर रिप्लेस हुआ है डी एस के साथ और फर्स्ट इंटीग्रल रिप्लेस हुआ है डबल इंटीग्रल के साथ। बाद में वैसे ही इसका रिजल्ट के बाहर आ जाएगा, वहां पे मैंने कहा कि के रियल कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों हम जो है वो नेक्स्ट के लिए करेंगे,
जब वो दो वेक्टर्स ऐड होके आ रहे हैं, ए प्लस बी की फॉर्म में आ रहे हैं, डॉट डी एस, वहाँ पे डी आर था, तो वो लहदा करके भी लिख सकते हैं। अगर वो दो सरफेस लहदा है तो फिर S1 सरफेस लहदा कर देंगे, S2 सरफेस लहदा कर देंगे। वेयर वहाँ पे था कर्व दो थी, तो C1 कर्व लहदा कर देंगे, C2 कर्व लहदा कर देंगे। वेयर द सरफेस S is subdivided into two smooth surfaces S1 and S2 having at most a curve in the common. Fifth point है, if the surface S is partitioned by smooth curve into finite number of non overlapping smooth पाथ्स पैचेस। अब हमारे पास वो कहता है कि अगर पैचेस एन पैचेस हो जाए, S1 S2 अप टू सोन एन पैचेस, और वो एस हमारे पास पीस वाइज हो, वहां पे हमने बोला था C1 C2 अप टू सोन सी एन कर्व्स है, तो देन नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए ऑफ ओवर एस इज सम of the normal surface in normal surface integral A over all smooth patches, that is, तो वो इस तरह हमने लिखा था। वहां पे हमने लिखा था फर्स्ट इंटीग्रल A डॉट डी आर, सेकेंड इंटीग्रल फर्स्ट इंटीग्रल C2 A डॉट डी आर, तो यहाँ पे वो डबल इंटीग्रल सर डी एस आ जाएगा, एन तक चला जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट है बच्चा एवेलुएशन ऑफ द सरफेस इंटीग्रल। अब सरफेस इंटीग्रल की एवेलुएशन कैसे करेंगे? वहां पे तो सिंगल इंटीग्रल था, तो डायरेक्ट मैं प्रॉब्लम पे आ गया और मैंने डायरेक्ट प्रॉब्लम में आपको बताया कि किस तरह उसको एवेलुएट करते हैं। अब डबल इंटीग्रल में थोड़ा सा बेटा स्लाइटली डिफरेंट है, मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा, सिंपली आपको फॉर्मूला बताऊंगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। लेट आर बी द प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस एस ऑन एक्स वाई प्लेन, देन प्रूव दैट। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे हमारे पास ये एक हमारे पास स्पेस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये स्पेस के अंदर हमने यहाँ पे एक सरफेस एस ली है। ठीक है, और इस सरफेस एस से मैंने एक प्रोजेक्शन ड्रा किया है जो कि सीधा नीचे एक्स वाई प्लेन में ड्रा हुआ है, और वो आर उसको बोलूंगा मैं। सरफेस एस जो थी वो 3D में थी, एक्स वाई जेड वो स्पेस में थी। ठीक है, वहां से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो कि सीधा आके एक्स वाई प्लेन में गिरा, तो उसको रीजन आर बोल दिया। तो वही बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो वेक्टर, वही बातें जो कि हमारे पास एक वेक्टर ये पॉइंट लिया जिसको हमने पी के का नाम दिया, यहाँ पे पी के नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं बोल रहा हूँ पी के, और उसने एक एलिमेंट ले लिया उसको अपने डेल्टा एस के का, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर नॉर्मल होगा एन के, और यहाँ पे एक साथ वेक्टर के होगा जो कि उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। ये पॉइंट लिया है एक्स के वाई के जेड के। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, सिंपली आपको बात बता रहा हूँ कि यहाँ से ये पॉइंट जो है नॉर्मली नीचे फेंका मैंने, तो मेरे पास वो एक्स वाई प्लेन में आ जाएगा, मतलब स्पेस से मेरे पास आंसर 2D में आ जाएगा, मतलब एक्स वाई में आ जाएगा। ठीक है, ये एस स्पेस में है और रीजन 2D में, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ इसमें। तो एस सरफेस जो ए डॉट एन डी एस, ये फॉर्मूला हमारे पास था ना जो हमने फाइंड किया था ऊपर, ये देखिए ना, हमने यही फाइंड किया था, डबल इंटीग्रल ए डॉट एन डी एस, यही फॉर्मूला, इसको हमने आगे ओपन कर रहे हैं। देखो ए डॉट एन डी एस। अब बच्चों एक चीज के ये ध्यान में रखिएगा, एन यूनिट वेक्टर डी एस, ये टोटल मिला के हम इसको डी एस वेक्टर भी कहते हैं, ये भी मैंने बात पढ़ी हुई है, अभी आपको मैंने बताई थी बात। ठीक है, कि एन यूनिट वेक्टर डी एस मैग्नीट्यूड को हम डी एस वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो वैसे डी एस वेक्टर लिखा हो इतनी जगह पे या एन यूनिट वेक्टर डी एस लिखा हो, तो उसका रिजल्ट बेटा इक्वल जो लिखोगे रीजन आर में, क्योंकि वहां से प्रोजेक्शन किया है ना, तो वो इक्वल होगा ए डॉट एन, साथ ये जो एन ऐसे ही आ जाएगा, और डी एस कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों डी एक्स डी वाई ओवर एन डॉट के। यहाँ पे अब के क्या है, साथ जो उसका देखो अब ये गिरा किस जगह पे, प्रोजेक्शन हुआ है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो जिस प्लेन में बेटा प्रोजेक्शन होगा ना, तो उस प्लेन के अलावा जो हमारे पास दूसरी जो एक्सिस बचेगा, उस पे जो यूनिट वेक्टर होता है ना, उसके साथ एन का डॉट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे गिरा था वो एक्स वाई प्लेन में, तो उसका दूसरा जो एक्सिस था वो था जेड। ठीक है, और जेड पे हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होता है, के, तो हम लिखेंगे एन डॉट के। ठीक है, अगर यहाँ पे डी एक्स डी वाई आ रहा है तो हम फिर एन डॉट के का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अब सिमिलरली बच्चों मैं इधर आता हूं, अब मेरे पास यहाँ पे अगर ए डॉट एन डी एस है, सॉरी पहले इसको देख लें आप। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ए डॉट एन डी एस है, अब जो मेरे पास ए डॉट एन डी एक्स वाई, ये मैंने प्रूव कर चुका हूँ, इधर देखिए अब ये वाला, ये तो पहले ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ए डॉट एन डी एस, अब हमारे पास अगर डी वाई डी जेड में, मतलब एक्स वाई की जगह पे
अब नहीं आ रहा, बल्कि वो वाई जेड में प्रोजेक्शन हो रही है। मतलब कहने का, अब जब प्रोजेक्शन हो रही है वो वाई जेड में, मतलब ये थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ है, और ये जो आर रीजन बन रहा है वो वाई जेड प्लेन में बन रहा है। तो अब एक्सिस फ्री कौन सा है, एक्स एक्सिस फ्री है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, वो आई होता है। तो अब जो के के जो अब लास्ट पे डॉट लेना है एन का, वो आई के साथ लेंगे उसका मैग्नीट्यूड, बाकी सारा कुछ सेम आएगा, ए डॉट एन वैसे ही। तो यहाँ पे डी वाई डी जेड और एन डॉट आई का मैग्नीट्यूड वेक्टर्स का। इसी तरह से जब हम यहाँ पे वाई जेड एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे फिर इसके अलावा जो होगा वो जे होगा, तो एन डॉट जे आएगा। तो ये फार्मूलाज है, इसको याद करने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 है बेटा, बहुत आसान एग्जाम्पल है। अब उन्हीं फार्मूलाज को हमने इधर अप्लाई करना है। वो कहता है अवेलुएट करें ए डॉट एन डी एस, वेयर ए वेक्टर उसने बता दिया हमें, एंड एस इज दैट पार्ट ऑफ द प्लेन, और उसने ये भी बता दिया है कि ये जो ए वेक्टर है और उसके साथ बताता है कि सरफेस एस जो है वो एक प्लेन का हिस्सा है, वो ये प्लेन है विच इज लोकेटेड, और ये प्लेन वो कह रहा है जो लोकेट है ना वो फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर है, फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर है। पहली बात हमारे पास ये स्पेस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब उसने बात की कि जो हमारे पास वो कहता है जो हमारे पास सरफेस आती है ना, उसने बताया था कि ये फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर है, मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट पहला हिस्से में आती है। तो पहले हिस्से में वो क्या होगा हमारे पास, वो एस ऊपर आ जाएगा, ठीक है, मतलब इतने एरिया में आ रही है, ये एरिया में, ठीक है, एस आ रहा है। तो इसी सरफेस के ऊपर हमारे पास जो है, अब ये डायग्राम में तो ऐसे नजर नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन आपने इतनी बात कंसीडर करनी है कि यहाँ पे जो जैसे फुटबॉल था ना, तो फुटबॉल की जो सरफेस नजर आ रही थी आपको, अब ये समझ रहे हैं कि जो एस हमारे पास वाई जेड के अंदर आ रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये समझ लेना कि फुटबॉल की सरफेस है, मतलब कोई इस तरह की फिगर है उसमें ये सरफेस आ रही है, क्योंकि उसने बताई हुई है बात कि वो फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर है, ये क्वेश्चन में बोली ये बात। और उसने बता दी थी कि उसकी इक्वेशन भी क्या होगी, बता दिया था कि उसमें इक्वेशन होगी 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 12, उस बाद एन के आ जाएगा, ठीक है। अब जारी बात है, जब यहाँ से हम प्रोजेक्शन गिराएंगे तो एस से प्रोजेक्शन गिराएंगे तो वो सीधा ये पॉइंट इस पॉइंट पे, तो किधर सीधा किधर को आएगा, नीचे को आएगा ना। तो नीचे वाला जो होगा ना, जब वाई एक्सिस के अंदर जो इस वक्त प्लेन होगा यहाँ पे ये चीज, वो रीजन आर होगा, ठीक है। एस से जब यहाँ पे प्रोजेक्शन कराएंगे, एस हमारे पास सरफेस क्या है, वो इतना एरिया है, जब यहाँ से प्रोजेक्शन कराएंगे तो वो आर के अंदर आएगा जो कि इतने हिस्से में आएगा, ठीक है। और अब आर की इक्वेशन मैंने ये लिखी हुई है रीजन की, ये कैसे बनाई है मैंने, ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट कैसे है, ठीक है। और साथ आपको बच्चों बता दूं कि वाई एक्सिस पे पॉइंट मेरे पास 4 है, जेड एक्सिस पे 2 है, और एक्स एक्सिस पे 6 है, ठीक है। अब ये पॉइंट्स मैंने कैसे लिखे हैं, 4 2 और 6, ये भी मैं नेक्स्ट बता देता हूँ आपको। फिलहाल पहले मैं इसको आप समझ लें कि ये 2 4 और 6 पॉइंट्स में बातें हैं, ताकि मैं अपने क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकूँ जी। अब हमें पता है कि फार्मूला यूज होगा वो किस प्लेन के अंदर है, पहली बार उसने बताई थी क्योंकि क्वेश्चन वाले ने कि सरफेस एस है एंड इट्स प्रोजेक्शन आर, आर प्रोजेक्शन उसका जो है वो एक्स वाई प्लेन में, ये उसने बता दिया था क्वेश्चन में एज शोन इन फिगर। और फिर एक्स वाई प्लेन में अगर है तो फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे डी एक्स डी वाई होगा, अगर एक्स वाई प्लेन में बोला है तो डी एक्स डी वाई होगा, और यहाँ पे फिर यूनिट वेक्टर क्या आएगा, एन डॉट के आएगा, क्योंकि वाई एक्स वाई के अलावा जो हमारे पास बचता है एक्सिस वो जेड बचता है, और उसके साथ यूनिट वेक्टर जो होता है वो के होता है, ठीक है। अगर वो कहता है वाई जेड के प्लेन के अंदर है तो मैं लिखना था डी वाई डी जेड, और फिर जो मेरे पास एक्स रह देना था तो एक्स के साथ यूनिट वेक्टर आई था तो यहाँ पे आई आना था, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो आल्सो दी, अब मुझे मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट यहाँ पे ये है कि एक तो मुझे लिमिट फाइंड करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके दोनों की लिमिट फाइंड करनी है। पहला जो इंटेग्रल है वो एक्स के रिस्पेक्ट फाइंड करना है, दूसरा इंटेग्रल वाई के रिस्पेक्ट फाइंड करना है। एक मुझे लिमिट चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट, एक लिमिट चाहिए वाई के रिस्पेक्ट, ये दो टारगेट हमारे हैं। उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे ए डॉट एन चाहिए, ठीक है, उसके साथ मुझे चाहिए एन डॉट के चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तब मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ। अब मेरे पास तो अभी बच्चों एन मौजूद नहीं है, मुझे एन का ही नहीं पता, तो पहले मैं एन क्रिएट करूंगा। एन क्रिएट कैसे करते हैं, आल्सो द नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस दिस, ये पता था, मैं बताई थी क्वेश्चन ये वाली शुरू वाली, ये भी फाइंड करनी है अभी आगे जाके। अब मैं इसका नेबुला लूंगा, मेरे पास बेटा वेक्टर क्रिएट हो जाएगा वो 2i प्लस 3j प्लस 6k। जब इसका नेबुला लूंगा तो एक्स के रिस्पेक्ट लूंगा पार्सल तो 2i आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट लूंगा तो 3j और 6k। अब जब इसका हम यूनिट वेक्टर लेंगे, क्योंकि ये एन ही है ना हमारे पास बच्चों, ये जो एन है वही निकाल रहा हूं मैं, तो वो क्या आ जाएगा, इसका वेक्टर ऊपर ऐसे ही है और इसी का मैग्नीट्यूड ले लिया, तो 2 का स्केयर 3 का स्केयर और 6 का स्केयर, कंपोनेंट का स्केयर आ जाएगा। इसको सॉल्व किया बच्चों, हमारे पास जो आंसर आया वो यूनिट वेक्टर एन का आ गया
तो ये बन गया 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k। अब इस फार्मूले से मैंने जो चीज़ क्रिएट कर ली वो मैंने n क्रिएट कर ली, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है a के साथ डॉट लेना है। अब a मुझे शुरू में गिवन है, ये a। अब मैं a के साथ डॉट लूंगा n का, फिर उसके बाद मैं n का डॉट लूंगा k के साथ, फिर मैग्नीट्यूड लूंगा। अब देखते हैं, पहले मैंने यहाँ पे n का डॉट k से लिया हुआ है, ये आपकी मर्जी है n का डॉट k से ले लें पहले, या फिर आप जो है वो a का डॉट n से ले लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने n डॉट k ले लिया, n मुझे पता था और k वैसे लिख लिया। तब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये i k डॉट k बराबर 1 होता है और 6/7 आ जाएगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। जब इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो वो मैग्नीट्यूड लेते तो आपको पता है कि उसके एलिमेंट्स का स्केयर आ जाएगा कंपोनेंट का, तो वो स्केयर जब स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 6/7 ही आ जाएगा आंसर। अब इसको डिवाइड करना है खुद से हमने, क्योंकि चीज़ क्रिएट तो ये करनी थी ना हमने बच्चों, dx dy भी चाहिए था और ये बटे में चाहिए था। तो मैंने खुद से क्या किया, मैंने बच्चों खुद से ये किया कि इसके ऊपर dx dy से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये चीज़ क्रिएट हो गई। अब ये मेरे पास इतना पोर्शन क्रिएट हो चुका, ये वाला पोर्शन। अब नेक्स्ट टारगेट है a डॉट n निकालना, ठीक है। अब बच्चों देखो a डॉट n निकालते हैं कैसे। a वेक्टर हमें ऑलरेडी पता था, ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, ये वाला, ठीक है। अब साथ मुझे n चाहिए, n भी मैंने निकाल ली है, ठीक है। तो उसके साथ जब डॉट लूंगा तो मेरे पास डॉट लेने के बाद मेरे पास ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी, i डॉट i 1 हो जाएगा तो ये 36z आ गया, j डॉट j 1 हो जाएगा -36 आ गया, और k डॉट k 18y आ गया। मेरे पास ये क्वेश्चन 2 क्रिएट हो गई। अब बच्चों मेरे पास अभी यहाँ पे z आ रहा है, तो मुझे z की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तब मेरे पास a डॉट n एग्जैक्टली फाइंड हो जाएगा। अब z मैं कैसे फाइंड करूंगा, अब फ्रॉम इक्वेशन ऑफ द सरफेस s, ये इक्वेशन ऑफ सरफेस s की बेटा ये वाली इक्वेशन जो मैं दी हुई थी यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। इस सरफेस s वाली इक्वेशन को मैं ये ली मैंने, यहाँ से z की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ से बच्चों मैंने 6z उठा के इधर ही रहने दिया, बाकी चीज़ें उठा के उधर ले गया, 2x उधर जाके माइनस का और 3y उधर जाके माइनस का, तो यहाँ से 6 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और अगर मैं 6 को हर एलिमेंट के नीचे डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी 2 - x/3 - y/2। इसको नाम इक्वेशन 2 डैश का दे दिया। अब z वाली वैल्यू को मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, ये इक्वेशन 2 है, यहाँ पे z की जगह पे मेरे पास जो क्या चीज़ क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पुट किया तो बच्चों हमारे पास सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर क्रिएट हुआ a डॉट n का, वो ये चीज़ क्रिएट होगी। अब मेरे पास a डॉट n भी आ गया, ठीक है, और साथ मुझे n डॉट k भी मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब मेरे पास नेक्स्ट टारगेट है कि इनकी लिमिट्स निकालना। अब पहले dx आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे dx आएगा, या बाद में y आ रहा है तो बाद में y आएगा, आपकी मर्जी है बेटा। पहले आप dy ले लें, जब dy पहले लिख लेंगे तो फिर यहाँ पे y वाली वैल्यू आएगी, अगर आप x बाद में लिखते हो तो फिर बाद में x वैल्यू इधर आएगी। बेटा एक चीज़ नोट सेम में रखिएगा कि, चलिए नेक्स्ट बताता हूँ, पहले मैं y वाली निकालता हूँ। अब मेरे पास जो बच्चों इक्वेशन थी फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 थी उसमें क्या होगा, यही फार्मूला था ना हमारे पास, यही हमने इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये जो ऊपर निकाली है, ठीक है, इधर पुट कर दी, और फिर dx dy ऐसे ही, और n डॉट k की वैल्यू 7 और 6 आ गई। अब फॉर अ लिमिट अलोंग एक्स वाई प्लेन, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं रीजन आर के अबाउट, ऐसे ही स्टूडेंट्स रीजन आर के अबाउट बात कर रहे हैं ना, ठीक है। अब मैं इस रीजन आर के अबाउट जब बात करता हूँ, अब बेटा अगर मैं वाई एक्सिस पे मूव करता हूँ तो बच्चा मुझे बताना है आपने कि इस वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी चीज़ जीरो होती है। इस वाई एक्सिस के ऊपर एक्स जीरो है, तो मैं इस इक्वेशन के अंदर एक्स जीरो पुट करूंगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट केस में जब मैं बात करूंगा एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ जीरो होगी, वाई जीरो होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं बच्चों, क्योंकि रीजन हमारे पास आर जो है वो कन्वर्ट जो है वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में आ रहा है, तो हमारे पास इस इक्वेशन में सबसे पहला काम मैं करूंगा पुट जेड जीरो। जेड जीरो मैं क्यों इस इक्वेशन में पुट करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो रीजन आर है, जो मेरे पास ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ इतने एरिया पे अप्लाई होना है, ठीक है। अब जब इतने एरिया पे अप्लाई होना है तो मतलब कहने का हमारे पास z मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन में जीरो पुट करूंगा, क्योंकि z तो इसमें आता ही नहीं है, तो मैं इस जगह पे पहले स्टार्ट करूंगा, z जीरो पुट करूंगा, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या रह जाएगा 2x + 3y विच इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो वही इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे आ गई, मैंने डायरेक्ट जो लिख ली 2x + 3y विच इज इक्वल टू 12, ठीक है। कि अब मेरे पास मैं सिर्फ जब इस बात करता हूँ तो अब मैं सिर्फ इधर खड़ा हूँ इतने एरिया पे। अब मैं लिमिट निकालना चाहता हूँ,
पहले मैं y की जब मैं बात करता हूँ मैं y एक्सिस के ऊपर हूँ तो यहाँ पे x 0 होगा, जब मैं बात करूंगा x एक्सिस के ऊपर हूँ तो यहाँ पे y 0 होगा। लेट्स सी, देखें पहले मैंने क्या पुट किया, यहाँ पे z0, क्योंकि मेरे पास जो रीजन है वो जो आंसर निकालना है वो उसमें एक्स वाई प्लेन में है, तो z0 पुट करेंगे क्वेश्चन 2 डैश में। ठीक है, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, 2 डैश इस इक्वेशन में इस जगह पुट कर दे 0 या इस जगह पुट कर दे, दोनों ही एक ही चीज है। ठीक है, 0 पुट किया तो वहां से बेटा सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जो y की वैल्यू मैंने निकाली वो ये निकाली। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि मैं y एक्सिस के ऊपर हूँ, y एक्सिस एक्सिस है ना, तो y पे सॉरी ये y एक्सिस के, ठीक है ना, ये y का आंसर आ गया। अब मैं बात करूँ मैं x एक्सिस के ऊपर हूँ, तो x एक्सिस पे कौन सी वैल्यू 0 होगी, y 0 होगा। तो जब y 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, व्हेन वी टेक अ लिमिट अलोंग x एक्सिस, जब हम लिमिट x एक्सिस के अलोंग लेते हैं, ठीक है, x एक्सिस ऐसे था आपका, ऐसे ही था ना, y एक्सिस ऐसे था। ठीक है, जब x एक्सिस के बात करते हैं अलोंग, बच्चों देखो, तो x एक्सिस पे लिमिट कहाँ से स्टार्ट होती है, x एक्सिस में लिमिट स्टार्ट होती है, क्योंकि इतना रीजन है ना हमारे पास बच्चों, तो वो x एक्सिस में लिमिट स्टार्ट होगी 0 से लेके यहाँ तक। वो कितना आंसर निकाला था 6। अभी पता चल गया आपको ये 6 मैंने कैसे लिख दिया यहाँ पे, ये हमने फाइंड किया था यहाँ से लास्ट से। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो वो लिख दी मैंने, x की वैल्यू जो होगी जब x एक्सिस में बात करूंगा तो वो 0 से 6 तक जाएगी, और जब मैं y एक्सिस में बात करूंगा तो उस वक्त मेरे पास लिमिट क्या होगी, वो 0 से मूव करेगी, क्योंकि y का आंसर मेरे पास ये आया था, क्योंकि वो भी y भी, क्योंकि रीजन हमारे पास इतना ही है ना डायग्राम में, इतना एरिया है 0 से 6 तक और 0 से यहां तक जाना है। अब ये 4 कैसे क्रिएट हुआ है बच्चों, ये भी आप जरा देख लें। अब हमारे पास जर्नल ये फॉर्मूला है 12 माइनस 2x/3। अब जब इसके अंदर अब x की जगह 6 पुट करें, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, 12 में से 6 2 ज़ा एक्स की वैल्यू 6 थी ना, तो वो 12 आ गया। ठीक है, 12 में से 12 कैंसिल किया तो हमारे पास वो 0 बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, वो 0 टू इधर मूव करेगी y एक्सिस में। ठीक है, अच्छा बच्चों एक बात एक ज़हन में रखिएगा कि जब भी हम ऐसे डबल इंटीग्रल में बात करेंगे तो मोस्टली तो हमारे पास हमारा टारगेट कोशिश होती है कि एग्जैक्ट लिमिट पता चल जाए, जैसे यहाँ पे 0 से 6 तक पता चली है। तो अगर एग्जैक्ट नहीं पता चलती तो हमारे पास इक्वेशन में लिखी हुई है, तो बेटा याद रखिएगा जो इक्वेशन वाली लिमिट होती है ना वो पहले लिखनी है और दूसरी वाली लिमिट बाद में लिखनी है। ये इक्वेशन वाली लिमिट थी 0 से लेके 12 माइनस 2x/3, वो पहले लिख दी, जो दूसरी वाली एग्जैक्ट थी वो बाद में लिखी। क्यों ऐसा किया बेटा, जब इक्वेशन वाली पुट करेंगे इसके अंदर तो हमारे पास लास्ट वाली से हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा, अदरवाइज जब ये पहले आ जाएगी ये बाद में आएगी तो आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब इक्वेशन 3 में पुट करेंगे लिमिट्स, ये इक्वेशन 3 जो आपके पास ये वाली है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया और लिमिट्स लगा दी हमारे पास, तो वो क्या बनेगी बच्चों, ये चीज़ बन जाएगी। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, पहले y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, लिमिट साथ ही पुट कर दी है, और उसके बाद बच्चों जब मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ बन गई। अब जब x के रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट थी इंटीग्रेशन, तो मजीद सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास बेटा जो आंसर आता है वो 24 आता है। ठीक है, यही हमने निकालना था कि हमारे पास एरिया फाइंड हो गया। नोट इफ वी हैड चूजन द पॉजिटिव यूनिट नॉर्मल एन ऑपोजिट टू दैट इन द फिगर वी वुड हैव ऑब्टेन्ड द रिजल्ट -24। वो कहता है जो एन हमने ऊपर को लिया था अगर वो नीचे को ले लें तो आंसर हमारे पास सिर्फ फर्क कितना आएगा, -24 आएगा। पेपर में आपको एमसीक्यू आ सकता है कि अगर हमारे पास यही क्वेश्चन है जो कि पॉजिटिव में आ रहा है, अगर मैं इस क्वेश्चन में जो है वो एन को चेंज कर दूं, ठीक है, नीचे को कर दूं, तो उसका आंसर में कितना फर्क आएगा, तो -24 बन जाएगा। होपफुली बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12, evaluate this for this where s is the surface of the plane this in the first octant cut off by the plane z is equal to 4। बच्चों ये आपने खुद से ट्राई करना है जिस तरह मैंने प्रीवियस को है क्वेश्चन। Hopefully students you understand this lecture. If you have any problem then write in comment box. Inshallah in the next video we will working on volume and volume mean ट्रिपल इंटेग्रल। तो हम ट्रिपल इंटेग्रल पे नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे ट्रिपल इंटेग्रल को, और उसके बाद फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपकमिंग 3 से 4 लेक्चर्स में हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, फिर हम अपने टेंसर को स्टार्ट करेंगे।
ओके, अल्लाह हाफिज़।